Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad मेडिकल कॉलेज। आज इस सेशन में हम पूरे 1 घंटे के अंदर में पूरा एक यूनिट ख़त्म करने वाले हैं। ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1 घंटे के अंदर में 3 चैप्टर आप ख़त्म करने जा रहे हैं। बायोलॉजी, दैट इज़ अ ह्यूमन वेलफेयर, है ना, जिसमें 3 चैप्टर होते हैं, जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इन्हांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब। तो आप कंटिन्यूअस 1 घंटा बैठ के इस वीडियो को देखिए और उसके बाद एनसीईआरटी रीड करिए। मेरा दावा है कि आप जो 2022 है इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा आप 100% उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अगर ऐसा आप करते हैं तो अच्छे से वीडियो को देखिए, फिर एनसीईआरटी पढ़िए। और पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आप एक भी चीज़ मिस ना करें। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो नोट्स मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है। मैं अनअकैडमी पे सुबह 9 बजे हाई स्कोरिंग चैप्टर पढ़ाता हूँ, शाम को 8 बजे मॉक टेस्ट रहता है जो एनसीईआरटी पे डिपेंड करता है, पीवाईक्यू रहता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अनअकैडमी पे आके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 2023 के मेरे बैच चल रहे हैं, 2024 के बैच चल रहे हैं इंडिया के बेहतरीन टीम के साथ जिन्होंने रैंक प्रोड्यूस किया है। कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगा सकते हैं, हर वर्ड कैपिटल लेटर बिना किसी गैप के साथ, जिससे आपको 10% का छूट मिलेगा और 100% मेरे गाइडेंस में आके पढ़ने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में बात करेंगे तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द गुड हेल्थ, और इसे गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ज़रूरी क्या है, आपको समझना कि बीमारी कैसे फैलती है, बीमारी के बारे में अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब कूड़ा कचरा को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करिए। जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, उनको वेक्टर को सही करिए। हाइजीन वाला फूड खाइए, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज अच्छा रखना है, तभी आप एक अच्छा स्वास्थ्य ले पाएंगे। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली इफेक्ट एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइन एंड सिम्टम इज कॉल्ड डिजीज। डिजीज़ का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गन सही से हमारा काम ना करे और उस ऑर्गन से रिलेटेड जो है उस ऑर्गन से रिलेटेड कुछ साइन एंड सिम्टम आए, उसे हम डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ इज इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसे कि कोरोना, कॉमन कोल्ड, निमोनिया। और ऐसा डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना ट्रांसफ़र हो, दैट इज़ कॉल्ड नॉन इन्फेक्टेड डिजीज़। दे आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्टेड डिजीज़, इसको हम नॉन इन्फेक्टेड डिजीज़ भी बोलते हैं। कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन, द फर्स्ट इज कॉल्ड टाइफाइड, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, the disease caused by the bacteria, or typhoid is due to the salmonella typhi, right? Typhoid is called due to the salmonella typhi। अच्छा, जो भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, नेमेटोड हो, फंजाई हो, जो डिजीज कॉज करें उसे हम पैथोजन कहते हैं। तो salmonella typhi is a pathogen that is called bacteria which causes the typhoid fever in a human being। क्या क्या सिम्टम होता है? सस्टेन हाई फीवर होगा 39 to 40 डिग्री के अराउंड, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, और ये बहुत कॉमन फीचर है। और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में इंटेस्टाइन में छेद हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इसे सस्पेक्ट करेंगे कैसे? विडाल टेस्ट इज कंफर्मेटरी टेस्ट। टाइफाइड मैरी एक कैरियर फीमेल थी, प्रोफेशनली शी वॉज अ कुक, और आसपास बहुत सारे लोगों को उन्होंने टाइफाइड फैलाया है। निमोनिया के बारे में बात करें तो डिजीज़ कॉजेज बाय बैक्टीरिया में निमोनिया सबसे पहले आता है, और निमोनिया इज कॉजेड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज कॉजिंग निमोनिया इन ह्यूमन बींग। दे इन्फेक्ट द एल्वेलाई एयर फिल्ड सैक एंड सी वॉज यहाँ से है। तो इसमें क्या होता है कि एल्वेलाई में पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, जिसके वजह से दिक्कत हो जाती है। सिम्टम क्या है? फीवर होगा, चिल होगा, कफ होगा, हेडेक होगा, और जो है द फिंगर वगैरह बिल्कुल ब्लू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा 2 स्लाइड हो गया है। फीवर, चिल, कफ, हेडेक। इन सीवियर केसेस लिप एंड फिंगर में भी ग्रे एंड ब्लूइश कलर। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस के थ्रू होता है। कॉमन कोल्ड आप सबको पता ही होगा कि नाक बंद हो जाता है, या दे इन्फेक्टेड द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज नॉट द लंग्स, और इससे क्वेश्चन आया हुआ है।
कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज बाय द नेजल कंजेशन, शोर थॉट्स, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये सारा चीज़ रहेगा। 3 से 7 दिन तक रहता है, अपने आप ही ये हट जाएगा। कोई सिम्टोमेटिक कोई इसको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसको देते हैं। प्रोटोजोवन डिजीज़ दैट इज़ मलेरिया, तो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेडली होता है बिकॉज दे कॉज द मैलिग्नेंट डिजीज एंड मोस्ट सीरियस होता है और फैटल हो सकता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू द स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट जैसे ही कोई मच्छर काटेगा आपको तो उसका स्पोरोजोइट आपके अंदर जाएगा, और स्पोरोजोइट इज इन्फेक्टिव स्टेज एंड द फर्स्ट दे ट्रेवल इनटू द ब्लड बट इनफैक्ट द लिवर में जाएगा। लिवर में वो A6 रिप्रोडक्शन करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, लिवर के सारे सेल्स को बर्स्ट करेगा एंड देन फाइनली एंटर इनटू द आरबीसी के अंदर जाएगा। उसके अंदर बहुत सारे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और वो पूर्ण रूप से जो जिसके अंदर ये स्पोरोजॉइट गया है और मलेरिया का शिकार हो जाएगा। उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स मलेरिया के आएंगे, चिल विद द फीवर, और ये रिकरेंस होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मलेरिया, 48 आवर्स 72 आवर्स डिपेंड करता है। और ये सिम्टम इसलिए आता है क्योंकि जो आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं, और हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से बना होता है, हीम एंड ग्लोबिन। Heme is the iron part which is not easily destructible by the sporozoites. So the nature of hemojoin will be the nature of heme is disturbed and they secrete the hemojoin. Hemojoin एक ऐसा एंटिटी है जिसके वजह से साइन एंड सिम्टम आता है, फीवर विथ चिल, और फिर वो इन्फेक्टेड पर्सन हो जाता है। अब फिर दोबारा कोई मच्छर काटता है उसको तो उसके अंदर, उसके पूरे शरीर के अंदर गैमेट्स चले जाते हैं, और गैमेट्स अगर चले जाएंगे तो मॉस्किटो ने गैमेट्स लिया, और गैमेट्स का फ्यूजन जो होता है मॉस्किटो के इंटेस्टीन में होता है, एंड ऑल द जाइगोट इज एग्रीगेट इनसाइड द इंटेस्टीन एंड दे माइग्रेट इन द सलेवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो, और फिर से अगर किसी को काटती है वो मॉस्किटो तो उसको मलेरिया हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये पूरा साइकिल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब एमेबाइसिस, अमीबिक डिसेंट्री के बारे में बात करेंगे तो ये एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। It is a protozoan disease, a parasite in the large intestine of the human which causes the amoebasis. Symptom क्या होगा? Constipation, abdominal pain, cramp, stool with excess mucus. Housefly act as a mechanical barrier, क्योंकि housefly एक दूसरे के घर पे जाएंगे और उसको इन्फेक्ट कर सकती हैं, right? Next is Ascaris, common roundworm, and Wucheria and filarial worm are some of the helminthes which are known as the pathogenic to the man. Ascaris as an intestinal parasite causes the ascaris. Symptom क्या होगा? Internal bleeding, muscular pain, fever, anemia, and blockers of intestinal passage, right? Blockers of intestinal passage. Elephantiasis और filariasis में क्या होता है कि एक क्यूलेस मॉस्किटो से होता है, लोअर लिम्स इंक्लूडिंग द स्क्रोटम स्वेलअप हो जाते हैं। लोअर लिम्स इसलिए इफेक्टेड होते हैं क्योंकि लोअर लिम्स में फ्लो ऑफ लिम्फ बहुत स्लो होता है, इसलिए ऐसा देखा जाता है। तो पूरा पैर फूल जाता है, इसे हम कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया में इसे फैलता है, आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। तो मेनी फंजाई बिलोंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंगवॉर्म विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टेड डिजीज इन द मैन। एंड अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन, जहाँ पे इंटेंस इचिंग वगैरह होगा, मॉइस्ट इन्वायरमेंट इसको फेवर करता है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प इन द फंजाई टू ग्रो विच मेक देम सर्वाइव इन सच एरिया, ग्रॉइन के अंदर और टोज के अंदर। इम्यूनिटी क्या होता है? रोगों से लड़ने के चीज़ को हम इम्यूनिटी कहते हैं। 2 टाइप की इम्यूनिटी होता है, एक को हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, एक को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि एक इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है जो बर्थ के साथ साथ इम्यूनिटी मिले। द इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं होता है, कोई भी आएगा उसको मारेगा, है ना, एंड दे आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो इसमें आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है जैसे स्किन हो गया या कहीं ओपनिंग होगा, उसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग होती है एंड दे सीक्रेट सम केमिकल्स, जिससे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन जाए तो उसे रेजिस्ट करे। तो स्किन इन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Mucus coating of epithelial, respiratory tract, GIT, urogenital tract is trap the microbe, उसे अंदर जाने नहीं देंगे। फिजियोलॉजिकल बैरियर,
मतलब कि अगर कोई पैथोजन हमारे शरीर के अंदर चला गया है, स्टमक के अंदर चला गया है, तो एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन अ माउथ, टीयर ऑफ आई, आई के अंदर कोई चला गया है, तो इसके अंदर इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, जैसे टीयर के अंदर, सलाइवा के अंदर, जो माइक्रोब को मार सकते हैं और माइक्रोब को ग्रोथ नहीं होने देंगे। सेलुलर बैरियर, अगर इन सब चीज को बैरियर कर क्रॉस करके चला गया है तो हमारे शरीर के अंदर WBC होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, टी सेल्स होते हैं, वो फेगोसिटिक होते हैं, वो किल कर सकते हैं। तो सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, द WBC, आवर बॉडी हैज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिक लिम्फोसाइट्स PMLN, एंड दैट मोनोसाइट्स नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो कि खा जाएंगे। साइटोकाइन बैरियर, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, जैसे मान लीजिए इस सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया तो ये मरते मरते क्या करेगा कि ये कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करेगा अपने नेबरिंग सेल को ताकि फर्दर वायरल इन्फेक्शन ना हो। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि हम बर्थ के बाद अगर हम इम्यूनिटी लेते हैं, दे आर कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बर्थ के बाद जैसे इम्यूनिटी होती है उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, और ये बहुत स्पेसिफिक होती है। अगर आपने टीबी का वैक्सीन लगाया है तो टीबी के अगेंस्ट काम करेगा, राइट। कोरोना का वैक्सीन लगाया है तो कोरोना के अगेंस्ट काम करेगा। तो दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक। एंड जैसे हम कोई वैक्सीन देते हैं तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है, एंड दैट्स एंटीबॉडी कीप ऑन सर्कुलेटिंग इंटायर द लाइफ डिपेंडिंग ऑन द दैट्स पोटेंट एंड पोटेंसी ऑफ द वैक्सीन, राइट। सो ये पूरे लाइफ ट्रैवल करती है, और जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया जो भी है जिसका वैक्सीन आप लेते हैं वो आएगा तो उसे किल करने में मदद करता है। सो आवर बॉडी अपीयर हैव अ मेमोरी सेल्स फर्स्ट एनकाउंटर, एंड देन बी lymphocyte produce a army of protein, and that's called glycoprotein, which is actually the antibodies. So this protein are called antibodies. Each antibody molecules have the 4 peptide chain, 4 peptide chain होते हैं, 2 heavy 2 light, and this formula is called H2L2, 2 heavy 2 light, and this the chain are linked with the disulfide bases। और ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एंटीबॉडीज से को याद करने का तरीका है गेम, IgA, IgM और IgE। सो द टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे तो देयर इज 2 टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, वन इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड अदर इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स CT स्कैन से याद करिए, इसमें T lymphocytes पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दिस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाने जाते हैं। जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं उसके अगेंस्ट अगर काम करे, है ना, उसके अगेंस्ट काम करे तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमरल इन्फेक्शंस। सो एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होता है, दे टेक टाइम फॉर द फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। Injecting the microbe deliberately during the immunization or infectious organism, the gaining assess the body during the natural infection induce the active immunity. When the ready-made antibody is directly given to protect the body against the foreign agent, they are called passive immunity. हम रेडीमेड बना के अगर देते हैं तो उसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन बहुत पहले ही मैंने बता दिया है, ठीक है। तो वैक्सीन ऑल्सो जनरेट द मेमोरी सेल, B सेल एंड T सेल विच रिकोगनाइज द पैथोजन वेरी फास्ट, और अगर वो फिर से दोबारा अगर आए तो उसको किल कर सकता है। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, द इंजेक्शन विच गिवन टू द पेशेंट कंटेन द प्री फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्नेक वेनम। प्री फॉर्म एंटीबॉडी करते हैं, ठीक है, प्री फॉर्म चीज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। एलर्जी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी को ट्रिगर करे और हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाए, दैट्स कॉल्ड एलर्जी। और जिस सब्सटेंस से हमें एलर्जी होती है, दे आर कॉल्ड एलर्जेंस। सो द exogenous response to the immune system to certain antigen present on the environment is called allergy, and the substance which such immune response is produced are called allergens. The symptom of allergic reactions including the sneezing, watery eye, running nose, and difficulty in breathing. Allergy is due to the release the chemical from the mast cell that is histamine and serotonin. और हिस्टामिन सेरोटोनिन बढ़ेगा तो IgE का अमाउंट बढ़ जाएगा और इससे एलर्जी होगा। तो हिस्टामिन अगर बढ़ रहा है तो एंटी हिस्टामिन देना पड़ेगा, और वर्स्ट कंडीशन में हमें स्टेरॉइड वगैरह देना पड़ता है। एंटी हिस्टामिन, एड्रोलिन और स्टेरॉइड शुड बी given down.
सो ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा डिजीज जो हमारे सेल को मारे, तो दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। इसका कॉजेज तो नहीं पता है कि आखिर ये क्यों ऐसा होता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज सच टाइप ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, द लिम्फॉइड ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं, और दिस लिम्फोसाइट कीप ऑन सर्कुलेटिंग इन थ्रू आउट द लाइफ एंड दे आर इंपॉर्टेंट टू किलिंग द पैथोजन. So these are the organ where the origin and maturation and proliferation of lymphocyte occur. Primary lymphocyte organ, that is the bone marrow and thymus. ये क्वेश्चन आता है, primary lymphoid organ is bone marrow and thymus. After maturation of lymphocyte migrate to the secondary lymphocytes. Secondary lymphocyte में spleen आता है, lymph node आता है, lymph node, tonsil, Peyer's patches, small intestine and appendix. और bone marrow is the main lymphoid organ where all the blood cells are formed, produced. Thymus is a lobular organ present near the heart, beneath the breastbone, and the spleen is a large bean-shaped organ. It mainly contains the lymphocyte and phagocytes. Lymph nodes serve as a trap the microorganism or antigen. और इससे क्वेश्चन आया है mucosal associated lymphoid tissue MALT. This constitute approx 50% of lymphoid tissue in the body. 50% body. Now AIDS is caused by HIV virus, और एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV जो होता है इसे राइनो वायरस कहते हैं बिकॉज इसके अंदर RNA होता है। दिस RNA कैन चेंज इनटू द DNA विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जैसे ही हमारे किसी सेल के अंदर जाता है तो DNA में बदल जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, transmission of containing blood and blood products, sharing infected needle in case of intravenous drug abuser, आसपास सारे जो ड्रग्स लगाते हैं साथ में, and infected mother and her child through the placenta. तो कोई भी वायरस आता है, वायरस कोड पहले हटेगा, ये सेल है तो अंदर आएगा, तो ये वायरल RNA है, तो वायरल RNA converted into the viral DNA with the help of reverse transcriptase, and this DNA is combined with the host DNA with the help of integrase protein. Integrase protein is important for the cutting the host DNA and joining the viral DNA, और बहुत सारे छोटे छोटे viral DNA बन जाएंगे। तो this is a mode of infection. So during this period the person suffer from the bout of fever, diarrhea and weight loss which is the non-specific, और हम लोग इसे मिमिक कर लेते हैं किसी बैक्टीरियल और विसिड डिजीज से। बट येस, अगर पेशेंट सही से हिस्ट्री देगा 2 से 3 साल पहले कि वो ड्रग लेता था या कोई भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी हुआ है किसी अननोन पार्टनर से, सो देन वी सस्पेक्टेड येस HIV हो सकता है। सो ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ T हेल्पर सेल, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन दैट कुड हैज बिन otherwise overcome such those due to the bacterial, especially the mycobacterium, virus, fungi or even parasite like toxoplasma. तो इसमें इम्यूनिटी अगर जैसे ही कम होती है तो इम्यूनिटी के कम होने के कारण जो नेचर में फंजाई है, बैक्टीरिया है, अदर पैथोजन है, वो बॉडी के अंदर आने लगते हैं और उनका इन्फेक्शन होने लगता है। HIV में पेशेंट HIV से नहीं मरता है, पेशेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन से मरता है, and that secondary infection is due to this fungi, bacteria and all, and this is called opportunistic infection. So the widely used diagnostic test for the AIDS is ELISA test, enzyme linked immunosorbent assay. The treatment of AIDS is antiretroviral, is only partially effective. They just prolong the little bit life, but there is no permanent cure. Prevention of AIDS, there are a lot of organization like National AIDS Control Organization, non-government organization, NGOs, and also the WHO aware the lot of people about the how to prevent the AIDS. कैंसर का मतलब होता है कि कोई भी सेल अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड करना शुरू कर दे तो they lead to the mass, they lead to the tumor, but every tumor is not a cancer unless or until it can be checked through the biopsy. Biopsy is a test to find out whether it is a cancerous or not, right? So the cancer is one of the most deadly disease in the human being, major causes of death in all over the globe. So normal cells show the property called contact inhibition. Normal cell contact inhibition शो करते हैं। मान लीजिए सेल है, इसको वायरस ने इन्फेक्ट किया तो ये आसपास के जितने भी सेल्स हैं इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन और इंटरफेरॉन का लेयर प्रोड्यूस कर देगा ताकि फर्दर वायरल इन्फेक्शन ना हो। बट द कैंसरस सेल में ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी इज लॉस्ट इन द कैंसरस सेल्स.
So the contact to the other cell inhibit the uncontrolled growth, and cancerous cells appear to have lost this property, that is contact inhibition. Tumor are two type, one is called benign tumor and another is called malignant tumor. Benign tumor जो होते हैं localized tumor होते हैं, they are fixed at the particular area. They causes the little damage but they are not a truly cancer. But malignant tumor is a really deadly one. जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे जाएंगे तो नए नए ट्यूमर बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेटिस. अगर कोई भी ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो मेटास्टेटिस ट्यूमर है. अगर ओवरी का ट्यूमर है तो वो लंग्स में जाके इन्फिल्ट्रेट करेगा और लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो इंसान वो मरेगा. तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जानलेवा होता है और उसका इलाज कुछ भी नहीं है. देयर इज अ पेट स्कैन पॉजिट्रॉन इमिशन ट्रांसफर टेक्निक लाइक. तो इससे हम पता लगाते हैं कि कहाँ कहाँ मेटास्टेटिस है. तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑन द अदर हैंड इज द मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स. दे आर नियोप्लास्टिक और tumor cells. This cell grow very rapidly or evading or damaging the nearby the cells or migrate the other cells. The chemical carcinogens present in tobacco smoke has been identified the major causes of lung cancer. आपने मुकेश का ऐड देखा होगा मूवी देखने के पहले. Cancer causing virus is called oncogene and the virus of gene is called viral DNA. हर सेल के पास एक सेल होता है that is called suppressor cell और उसके साथ प्रोटो ऑन्कोजीन होता है. ऑन्कोजीन होता है POG. जैसे ही कोई कार्सिनोजेनिक फैक्टर आता है तो सप्रेसर जिल भी रिमूव हो जाता है एंड दिस प्रोटो ऑन्कोजीन इज कन्वर्टेड इनटू द ऑन्कोजीन OG. और ऑन्कोजीन जैसे ही होगा तो एक ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो कैंसर को कैसे डिटेक्ट करेंगे? बायोप्सी करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, यूज ऑफ एक्सरे, CT स्कैन, MRI, एंटीबॉडी अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक टेस्ट. ट्रीटमेंट में सर्जरी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं. इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कैंसर, कहाँ का कैंसर कहाँ पे है उस पर. रेडियोथेरेपी, ट्यूमर सेल्स आर इरिटेटेड विद लिथली टेकिंग द प्रॉपर केयर और नॉर्मल टिश्यू, यही सारा चीज़ है. ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज. ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज इज opioid and coca alkaloid. Opioid are drugs. Heroin is commonly called smack, which is chemically diacetyl morphine, which is white, odorless, bitter crystal compound. This is obtained by the acetylation of morphine, which is extracted from the latex of poppy plant. This is very, very important. Papaver somniferum. Cannabinoids, the inflorescences of plant cannabis sativa, marijuana, hashish, charas, ganja. Generally, coca is the alkaloid. Cocaine is obtained from the coca plant, Erythrogynum coca. Other well-known plant which is the hallucinogen property, that is called Atropa, belladonna and dhatura. Drugs like barbiturate, amphetamine, benzodiazepine and lysergic acid dimethyl, they are other similar drugs which is normally used in the medicine to help the patient to relieve the mental illness like depression and insomnia. Tobacco contain large number of chemical substance including the nicotine. Nicotine जो होता है स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, जिससे एड्रेनलिन रिलीज होगा और नॉन एड्रेनलिन रिलीज होगा. ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, हमारे आर्टरी को बिल्कुल स्टिफ कर देगा, इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगा, इससे बीपी बढ़ेगा तो हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाएंगे. इसलिए अगर आप निकोटीन लेते हैं किसी भी फॉर्म में, च्यूएबल हो या स्मोकिंग हो, तो आप हार्ट डिजीज का बुलावा और संकेत दे रहे हैं. Adolescence and drugs, alcohol abuse. Adolescence is very vulnerable phase to the mental psychological development of the individual. एडिक्शन और डिपेंडेंस, अगर आप किसी भी ड्रग्स के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाएंगे और इसकी कमी के कारण आपके शरीर में तरह तरह के बेचैनी शुरू हो जाएगी, एंड दैट्स कॉल्ड डिपेंडेंस और एडिक्शन. अगर उसका डोज अगर ना मिले तो आपके अंदर बहुत सारा बदलाव दिया जाएगा. बट अचानक से अगर आपके शरीर से पूर्ण मात्रा में उस ड्रग्स को निकाल लिया जाए तो दैट्स कॉल्ड withdrawal symptom. They cause the anxiety, shakiness or even depression and they lead to the suicidal attack also. So this is addiction and dependence. So effect of drugs and alcohol abuse. Excessive dose of drugs may lead to the coma and death due to the respiratory failure and heart failure or cerebral hemorrhage भी हो सकता है. This is a word that is withdrawal symptoms, which is characterized by the anxiety, sickness, nausea, sweating, which may be relieved when the drugs reuse again. Both AIDS and hepatitis B infected are chronic infections which is ultimately fatal. So how can be prevention and control? Avoid the undue pressure, क्योंकि जितने भी ड्रग्स होते हैं
अल्कोहल होते हैं वो पीयर प्रेशर की वजह से होते हैं। बहुत सारे आपके दोस्त कहते हैं अरे ले 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 तो फ्रूट जूस है और इसी में ले लेते हो। एजुकेशन एंड काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेट द पीपल, एजुकेट द एडोलसेंट्स कि प्रॉपर उसे कैसे बचाया जा सके। सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स, अपने पेरेंट्स का हेल्प लीजिए। लुकिंग द डेंजर साइन, अगर आप डेंजर साइन में जाते हैं तो ज़रूर आपको एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर दिस। So first is called animal husbandry. Animal husbandry is a agriculture practice of breeding of raising livestock animals. एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये होता है कि हमें केयर करना है, ब्रीडिंग कराना है लाइफ स्टॉक एनिमल्स का, लाइक बफेलो, काउ, पिग, हॉर्स, कैटल, शिप, कैमल, ताकि हम इससे हम अपने बेनिफिट के लिए मैक्सिमम यूज़ कर सकें। ऐसा माना जाता है कि 70% से ज़्यादा पूरे विश्व में जितनी भी लाइफ स्टॉक एनिमल्स हैं इंडिया और चाइना में अवेलेबल है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हैं जिसमें हम जितने भी गाय भैंस हैं उनको इस साइंटिफिक अप्रोच से प्रॉपर रख रखाव करते हैं। और डेयरी फार्म मैनेजमेंट में एक वेटनरी डॉक्टर मैंडेटरी है। इसमें हाई यील्ड ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता है जो ज़्यादा मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी है। तो डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड हैविंग द हाई यील्ड पोटेंशियल under the climatic condition of area and combined with the resistance disease is very important. So feeding of cattle should be carried out in the scientific manner with a special emphasis on the quality and quantity fodder. Regular visit of veterinary doctor should be mandatory. पोल्ट्री फार्म अगेन ये बर्ड्स फाउल के लिए किया जाता है जिसमें एग के प्रोडक्शन को मीट के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। दे आर टिपिकली इंक्लूड द चिकन, डक्स, टर्की एंड गीज एंड जो भी इसमें फार्मिंग है उसमें सुटेबल ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता है। इनके प्रॉपर फीडिंग, प्रॉपर यहाँ डेयरी नहीं होगा, यहाँ प्रॉपर फीडिंग, सेफ कंडीशंस, प्रॉपर सब चीज़ किया जाता है ताकि उनसे कोई बीमारी ना फैले। एनिमल ब्रीडिंग, दो एनिमल्स को आपस में ब्रीड कराना और उससे एक नया नया जनरेशन, नया नया चीज़ों को डेवलप करना। तो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री. The group of animals related by the descent and the similar in most of the character like the general appearance, feature, size, configuration, etc. is said to be breed. इसे breed कहते हैं. इनब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर सेम ब्रीड के साथ क्रॉस कराएंगे तो उसे इनब्रीडिंग कहेंगे, जैसे गाय को बुल के साथ। बट लगातार उसी बुल के साथ अगर आप क्रॉस कराएंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी एंड दैट्स कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन. So inbreeding is refers to the mating of more closely related individual within the same breed up to the 4th to 6th generation. Inbreeding increase the homozygosity and continue inbreeding, especially the close inbreeding, they reduce the fertility or even productivity, and this is called inbreeding depression. Outbreeding is a breeding of unrelated animals which may be between the individual of the same breed. Breed same होना चाहिए बट दोनों के साइड में मेल और फीमेल में कॉमन एंसेस्टर 4 से 6 जनरेशन में नहीं होना चाहिए. आउट क्रॉसिंग, दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ मैटिंग ऑफ एनिमल विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग द नो कॉमन एंसेस्टर आइदर साइड ऑफ देयर pedigree analysis up to 4 to 6 generation. Definition important है. Offspring of such mating is known as outcross. Cross breeding is the method of superior male and superior male of one breed and mated with the superior female of another breed. यहाँ पे breed बदल रहा है, यहाँ पे breed change हो गया है ना, यहाँ पे breed बदल गया है, breed change हो गया है. तो out breeding allow the desirable quantity of the two different breed to be combined. Interspecific, the male and female specific है तो यहाँ species change हो गया है. तो male and female animals of the two different related species are mated and some cases the progeny may be combined desirable feature of both the parents and maybe considers economic value like mule इससे बनाया गया एक क्वेश्चन आया है. कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ सीमेन. अगर हम आर्टिफिशियली क्या करें कि हम एक निडल में स्पर्म को कलेक्ट करके डायरेक्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डाल दें तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इससे फ़ायदा ये होगा कि नेचुरल इंटरकोर्स में बहुत सारा सीमेन बर्बाद हो जाता है, स्पर्म बर्बाद हो जाता है, और हम अगर डिज़ायरेबल कैरेक्टर को प्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सीमेन इज कलेक्टेड फॉर द मेल that is chosen as a parents and injected into the reproductive tract of selected female by the breeder. It can be transported as a frozen, इसे frozen में transport करते हैं या immediately use कर सकते हैं.
and desirable mating is carried out, right? So multiple ovulation embryo transfer technique, MOET is the important one. नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा ओवुलेशन को बनाना। तो नॉर्मली गाय एक से दो अंडा प्रोड्यूस करती है, बट अगर हम इसे FSS का इंजेक्शन देंगे तो 6 से 8 अंडा प्रोड्यूस करेगी, और फिर हम इसे नेचुरल इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे तो 6 से 8 एम्ब्रियो बनेंगे। इसे नॉन सर्जिकली जो वेटनरी डॉक्टर हैं उसे निकाल के और दूसरे दूसरे गाँव में डाल देंगे, एंड दैट्स कॉल्ड सरोगेसी, और उससे हम इंस्टेंटली बहुत सारे एग को प्रोड्यूस, बहुत सारे काफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो in this matter, the cow administration the hormone that is FSH like activity, they induce the follicular maturation and super ovulation. Instead of one egg, they normally yield 6 to 8 egg, and the animals is either mated with the elite bull or artificial insemination करा सकते हैं। The fertilized egg 8 to 32 cell stays are recovered non-surgically and transferred to the surrogate mother. Beekeeping is a apiculture of maintaining the hive of honey and production of honeys, honey के production के लिए किया जाता है। So the following point is important for the successful beekeeping: the knowledge of nature of the habits, selection of suitable location of beehive, catching and hiving, ये सारे knowledge होना चाहिए, तभी आप एक successful beekeeping कर सकते हैं। Fisheries is a industry devoted the catching, processing, selling of fish, shellfish and other aquatic animals such as a prawn, crab, lobster, ये सारा चीज़ किया जाता है। फ्रेश वाटर फिश आर वेरी कॉमन, इंक्लूड द कटला, रोहू एंड कॉमन कार्प, नीट में क्वेश्चन आया है। सम मरीन फिशेज आर ईटेन, दैट इज हल्सा, सार्डाइन, मकलफ्रेट, पॉम्फ्रेट। ब्लू रिवोल्यूशन इज कंसर्न फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वीट और राइस के लिए कंसर्न है। सो व्हाट इज अ प्लांट ब्रीडिंग? डिफरेंट प्लांट को आपस में हम क्रॉस करा के एक नया प्लांट डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। सो व्हाट इज अ मेन स्टेप इंक्लूडिंग द कलेक्शन ऑफ वाइब्रेबिलिटी? हम अलग अलग जगह से अलग अलग प्लांट के सीड को कलेक्ट करेंगे, है ना। सो द इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड हैविंग ऑल डाइवर्स अलील ऑल द जीन गिवन क्रॉप्स इज कॉल्ड जर्म प्लास कलेक्शन, इंपॉर्टेंट है। फिर हम उसे इवैल्यूएशन और सिलेक्शन करेंगे, आपस में देखेंगे कि उसका कितना अच्छा ग्रोथ है, फिर हम उसका सिलेक्शन कर लेंगे। फिर हम क्रॉस हाइब्रिडेशन कराएंगे, जो बेहतर ग्रो करेगा आपस में उसे क्रॉस कराएंगे। फिर हम उसका सिलेक्शन करेंगे और सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन कर लेंगे। फिर उसे अलग अलग जगह पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड MLT, मल्टी लोकेशन टेस्ट, रिलीजिंग ऑन कमर्शलाइजेशन न्यू वैरायटी, नए वैरायटी को हम रिलीज कर देंगे। सो एग्रीकल्चर अकाउंट अप्रॉक्सिमेटली 33% ऑफ इंडियन GDP and employs 62% of the population, इस लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। Wheat or rice during the period of 1960 to 2000, wheat production increases from 11 million ton to 75 million ton, while the rice production is 35 million ton to 89.5 million ton. Semi-dog variety of wheat इससे रिलीज हुआ है, and several varieties such as Sonalika and Kalyan Sona is a कॉमन एग्जाम्पल। सेमी डॉग वैरायटी राइस का क्या है? जया और रत्ना, और ये वीट का वैरायटी है सोनालिका और कल्याण सोना। सोना जिसमें आ जाए वो वीट का है, और बाकी जया और रत्ना हमारा राइस का है। सुगर केन सेक्रम बारबेरी आर ओरिजिनल ग्रो इन नॉर्थ इंडिया, और सेक्रम ऑफिसनेरियम साउथ इंडिया में ग्रो करता है। बट सेक्रम ऑफिसनेरियम क्या है? थिक स्टेम है, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बट दे आर नॉट ग्रो वेल इन द नॉर्थ इंडिया। तो दोनों में आपस में क्रॉस कराया गया, सेक्रम ऑफिसनेरियम सेक्रम बारबेरी में, और जो प्रोडक्ट आया है वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो करता है, जिसमें थिक स्टेम है, शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। मिलेट्स हाइब्रिड मेज ज्वार बाजरा हैज बीन सक्सेसफुली डेवलप इन इंडिया। तो वीट की वैरायटी है हिमगिरी, जो लीफ और स्टाइप रस्ट हील बंट के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रासिका पूसा स्वायरम वाइट रस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। कॉलीफ्लावर पूसा सबरा के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लैक रॉट कल रोट के लिए होता है। काउपी पूसा कोमल बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज। चिली पूसा सदाबहार चिली मोजाइक वायरस टोबैको मोजाइक वायरस। ब्रासिका पूसा गौरव एफिड्स के लिए है। फ्लैट बिन पूसा सेम फर्स्ट सेम 3 जैसिड एम्फिड्स एंड फ्रूट बोरर। ओकरा विंडी पूसा स्वामी सूट और फ्रूट बोरर के लिए होता है। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है कि अगर हम अपने क्रॉप्स में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन, हेल्दियर फैट, हेल्दियर प्रोटीन डाल दें, तो दैट्स कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। तो ब्रीडिंग क्रॉप्स विद द हायर लेवल ऑफ विटामिन्स and minerals or higher protein, healthier fat is the most practical means to improve the public health.
ब्रीडिंग ऑफ इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव टू द इम्प्रूविंग, एंड इसमें प्रोटीन क्वालिटी और कंटेंट को बढ़ा देते हैं, ऑयल क्वांटिटी एंड कंटेंट को बढ़ाते हैं, विटामिन कंटेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ा देते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है रिलीज सेवरल वेजिटेबल क्रॉप्स, दे आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। तो ए, विटामिन ए इन रिच कैरेट, स्पिनिच, पंपकिन, विटामिन सी इन रिच बिटर गार्ड, भतुआ, मस्टर्ड, टोमेटो, iron and calcium in rich spinach, bhatua, and protein rich broad love, French and garden pea. Now we have a single cell protein. सिंगल सेल का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिंगल ही हमेशा रहे, है ना, बट दे आर ऑल द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैव द प्रोटीन कंटेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड द सिंगल सेल प्रोटीन, बट मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर सिंगल एंड they are rich in protein, therefore they are called single cell protein. More than 25% of human population is suffering from the hunger and malnutrition, and one of the alternate source of protein for the animals and human nutrition is single cell protein. Blue green algae like spirulina can be grow easily in material like wastewater from the potato processing plant, and molasses and animals manure and even sea waste पे grow कर सकता है, तो इसे grow कराना आसान है, and they produce a lot of protein. Tissue culture, the explant is a part of the plant which is taken from the shoot, root or anywhere else from the plant part which is initiated for the tissue culture. उसे tissue culture के लिए use करें तो that is called explant. So any part of the plant taken from the grow in a test tube which under the sterile condition in a special nutrition media. So this capacity to generate a whole plant from the any plant that is called totipotency. Plant में एक feature है जिसे complete plant बन सकता है, that's a totipotency, but animal में ऐसा feature नहीं है. This method is producing the thousand of plant through the tissue culture is called micropropagation, जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, and each of them plant will genetically identical to original plant from which they grow is called soma clone, right? They are called soma clone. So isolated protoplasm from the different variety of plant, each having the desirable character, can be fused, get hybrid protoplasm, अलग अलग protoplasm को बनाते हैं, and this is fused by the PEG. This hybrid are called somatic hybrid, which is process called somatic hybridization. That's all. Microbe in human welfare, right? Microbe in human welfare. So microbe like bacteria, many fungi can grow in a nutritive medium for the they form of colonies. एक colonies बनाते हैं, और इसे आप naked eye के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि जब ये ग्रोथ करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ग्रोथ दे कैन बी एनालाइज कि हाँ ये बैक्टीरिया है. सच कल्चर इज़ यूजफुल टू स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इस कल्चर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे. जब आप सेकेंड ईयर MBBS में जाएंगे, वहाँ एक सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, है ना, वहाँ पे ये देखने को मिलेगा. तो वहाँ पे ये देखने को आपको मिल सकता है. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज़ अ लैब बैक्टीरिया एंड दे ग्रो इन अ मिल्क कन्वर्टेड इनटू द कर्ड. ये मिल्क में ग्रो करता है और इसे कन्वर्ट कर देगा कर्ड में. ड्यूरिंग द ग्रोथ लैब प्रोड्यूस अ लैक्टिक एसिड. जैसे हम किसी दूध के अंदर एक थोड़ा सा कर्ड मिलाएंगे तो उस कर्ड के अंदर लैब बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. तो ये क्या करेंगे कि जो मिल्क होता है, मिल्क प्रोटीन होता है कैसिन, उसे कोगुलेट कर देते हैं. कन्वर्टिंग मिल्क इनटू द कर्ड इज ऑल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिशन वैल्यू, बिकॉज अगर हम बात करें न्यूट्रिशन वैल्यू की तो मिल्क से ज़्यादा न्यूट्रिशन हमारा कर्ड होता है, बिकॉज कर्ड कंटेन द विटामिन B12 एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBC. इसके कमी के कारण परनीशियस एनीमिया हो जाता है, और ये क्वेश्चन नीट में भी आया है. फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 कमेंट करके बताइएगा कि किस फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है. तो गुदा हुआ आटे को हम ब्रेड बना सकते हैं. फर्मेंटेटिंग यूज इन द बेकर इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी. स्विस चीज़ भी बनता है. स्विस चीज़ में बहुत सारे छोटे छोटे लार्ज होल्स होते हैं, एंड दिस लार्ज होल्स इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2. प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्मानी भी इसी के अंतर्गत आता है. एक चीज़ होता है, दे आर राइट एंड ग्रोइंग द स्पेसिफिक फंजाई एंड विच देन पर्टिकुलर फ्लेवर. उसके बाद उसमें ऐसा फ्लेवर देखा जाता है, उसके अंदर फ्लेवर देखा जाता है, राइट. सो अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में देखेंगे तो बेवरेज एंड एंटीबायोटिक फॉर द सेम एग्जाम्पल, राइट. और प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल
प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल, बहुत सारे इंडस्ट्रियल स्केल में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो बेवरेज और एंटीबायोटिक और प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल, प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल में किया जाता है, राइट। बेवरेज एंड एंटीबायोटिक आर द सेम एग्जाम्पल एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल। एंड फर्मेंटेड बेवरेज के बारे में अगर हम बात करें तो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। And for this purpose, the same yeast, that is Saccharomyces cerevisiae, is used. Now we have an antibiotic. Antibiotic are the chemical substance which are produced by the same microbe, can kill or retard the growth of other microbe, right? They kill or retard the growth of the other microbe. तो other microbe की growth को retard कर सकते हैं ये, right? other microbe के growth को retard कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं antibiotic. The antibiotic are the chemical substance which are produced by the some microbes and can retard or kill the growth of the other disease causing microbe. Penicillin was the first antibiotic to be discovered. Penicillin को सबसे पहले discover किया गया है. Alexander Fleming, while working on the Staphylococcus bacteria, once they absorbed and they envas culture, और उन्होंने Penicillium notatum पे penicillin discover किया है. पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम का डिस्कवरिंग हुआ है और काफ़ी बेहतर माना जाता था उस समय। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे इन्फेक्शंस थे तो उसको कंट्रोल करने के लिए इट फुल पोटेंशियल आर इफेक्टिव एंटीबायोटिक वर एस्टैब्लिश मच लेटर और अर्नेस्ट चेन एंड फ्लोरे। तो ये क्वेश्चन आया, चेन एंड फ्लोरे ने इसको प्रॉपरली बताया है कि कैसे क्या होता है। केमिकल एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो लाइपेज, they are helpful for the removing the oil stain from the laundry. Bottle fresh juice जो होता है इसे क्लियर करने में मदद करता है, and this is because the bottle juice clarify by use of pectinase and proteases. नेक्स्ट स्टेप्टोकाइनेज, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लॉकेज को ये रिमूव करता है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, modify the genetic engineering and they used to the clot buster, इसे क्लॉट बस्टर की तरह यूज किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए, दे आर यूज फॉर द इम्यूनोसेपरेटिव एजेंट, ए इम्यूनोसेपरेटिव एजेंट की तरह यूज किया जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट, दे आर प्रोड्यूस इन द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म। स्टेटिस, दे आर प्रोड्यूस बाय द ईस्ट मोनास्कस परप्यूरस। ये सारे डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोअरिंग एजेंट, जो स्टेटिन्स जो होता है ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है एंड दे आर प्रोड्यूस बाय द मोनास्कस परप्यूरस। लोअरिंग एजेंट कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है विच बिकॉज दे आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर synthesis of cholesterol which is synthesized inside the liver. So microbe in a sewage treatment, the major component of wastewater is human excreta, or they are the two type of treatment. One is called primary treatment, other is called secondary treatment. Secondary treatment को हम biological treatment कहते हैं because they are concerned for the lot of microbe, aerobic और anaerobic. और प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो चीज़ें होती है, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. सो दे इन्वॉल्व द फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. ऑल सॉलिड दैट आर सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज में उस टैंक के अंदर जो सेटल हो जाएगा, एंड सुपरडेंट सोल्यूशन जो बचा होता है जैसे इफ्लुएंट, एंड दे कैन बी ट्रांसफर इनटू द नेक्स्ट टैंक दैट इज कॉल्ड एरिएशन टैंक बिकॉज द minute hole is present on this tank. Effluent from the primary settling tank is taken from the secondary treatment, और secondary treatment के लिए चला जाता है. Secondary treatment is also called biological treatment. The primary effluent is passed into the large aeration tank where it is constantly agitated mechanically and air pump into it. अगर एयर पंप होगा तो वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, एंड दिस एरोबिक बैक्टीरिया इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द माइक्रोब, तो उसे लेस टॉक्सिक बनाएगा. दिस अलाउ द विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक microbe into the flock and masses of bacteria associated with the fungal filament from the mesh of the structure, right? So while the growing this microbe consume the major part of the organic matter of the effluent and this significant reduce the BOD. BOD को significantly reduce करता है, that is called biochemical oxygen demand of the effluent. BOD refers to the amount of oxygen would be consumed if all the organic matter of 1 liter of water were oxidized by the bacteria, and that's called BOD. इसी को BOD कहते हैं. BOD जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा वाटर पॉल्यूटेंट होगा,
BOD जितना ज़्यादा घटेगा उतना ज़्यादा वाटर लेस पॉल्यूटेंट होगा. तो वंस द BOD सीवेज वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, द इफ्लुएंट जो बचा हुआ पानी है then pass into the settling tank where it bacteria which is called floc is allowed to sediment, and this sedimentation is called activated sludge. So during the digestion the bacteria produce a mixture of gases, that is methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide, and this gases form the biogas which is used the source of fuel and energy, or might be they are inflammable in a rural area. The Ministry of Environment and Forest initiated the Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan टू सेव द मेजर रिवर, क्योंकि डायरेक्टली हम रिवर में डालेंगे तो रिवर पॉल्यूटेंट हो जाएगा, वहीं से हम पानी सारा पीते हैं तो ये बहुत हो जाएगा, तो इसे रोकने में मदद किया है. नाउ द माइक्रोब इज प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. द मीथेनोजन इज सच अ कॉमन बैक्टीरियम, मेथेनोबैक्टीरियम. दिस बैक्टीरिया इज कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट, और उसी का इस्तेमाल करके रूरल एरिया में हम बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं. दिस बैक्टीरिया इज ऑल्सो फाउंड इन द रूमेन ऑफ द कैटल्स. उनमें सेलुलोज का डाइजेशन करता है, उनके डंग से बहुत सारा मेथेनोजन प्रोड्यूस होता है. लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ द कैटल आर प्रेजेंट इन द रूमेन. So this is a concrete tank which is implanted inside the earth, और ये गैस वगैरह प्रोड्यूस करता है, जहाँ जो रूरल एरिया है वहाँ पे खाना बनाने और लाइटिंग में यूज़ किया जाता है. दिस टेक्निक ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया mainly due to the effort of Indian Agriculture Research Institute and KVIC, Khadi Village Industry Commission. Microbe as a biocontrol agent. Biocontrol refers to use a biological method for the controlling the plant disease and pest. Plant disease को अगर कंट्रोल करना है हम बायोलॉजिकली मेथड को यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. Biological control of pest and disease in agriculture. There is a method is controlling the pest and rely the natural predator rather than the introduction of chemical, because हम केमिकल को यूज़ करेंगे तो हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूशन होगा और वो केमिकल कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी आ सकता है and they lead to the several problem. So very familiar example, the beetle with the red and black marking, the ladybird and dragonfly are useful to get rid over the aphids and mosquito respectively. The example of microbial biocontrol that can be introduced in order to control the butterfly caterpillar is a bacteria thryogenesis and often written as BT. हम बायोटेक्नोलॉजी में करेंगे. The biological control being developed for the use in treatment plant disease in the fungus is trichoderma, and trichoderma species are free living and that can be very common in root ecosystem. They are effective in biocontrol agent for the several plant pathogen, and baculovirus is the pathogen that attack the insect and other arthropod. This is very important. Microbe used as a biofertilizer. Biofertilizer are organism that enrich the nutrient quality of the soil. अपने soil के quality को ये बढ़ाएगा. The main source of biofertilizer are bacteria, fungi and cyanobacteria, and fungi is also known to form a symbiotic association with the plant mycorrhiza. Many members of genus Glomus. Glomus is important for the mycorrhiza. Mycorrhiza is the associations of the root of the higher plant and lichen. Cyanobacteria are autotrophic and they are widely distributed in aquatic and terrestrial environment. Mainly they can fix the atmospheric nitrogen. Example, Anabaena, Nostoc, Oceteloria. In paddy field, a Iowa question is cyanobacteria serve as an important biofertilizer. That's all. Thank you so much.